हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक बेसिक लेक्चर, जो कि हमारे फिजिक्स में यूज़ होने वाला है आगे चल करके। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको अगर बताऊं तो डिफरेंशिएशन हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएशन को एज ए डिफरेंशिएशन ना पढ़ करके कुछ और पढ़ते थे। तो आइए पहले हम लोग क्लास 9 में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम लोग वहाँ क्या पढ़ते थे जो कि डिफरेंशिएशन होता है। हम लोगों ने याद करिए क्लास 9 में पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। जब कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करता है, किसी स्पीड से मूव करता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन होता है ना, या फिर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। सपोज दैट बच्चों, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो ऑब्जेक्ट ए है पॉइंट ए से, मान लो ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। सपोज दैट बच्चों, पॉइंट ए से बी तक जाने में इसने जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मान लो पॉइंट ए पर इसका ओरिजिन से, ओरिजिन मान लेता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पर O है, पॉइंट ए से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो R1 है, और O से A तक का डिस्प्लेसमेंट, और A से B तक गया तो पॉइंट O से B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों या डिस्प्लेसमेंट जो है वो R2 है। मान लो कि A पॉइंट पर वो T1 टाइम पर था और B पॉइंट पर T2 टाइम पे था। तो हम लोग क्लास 9 में क्या पढ़े हैं बच्चों? हम लोग पढ़े हैं कि A से B तक के दौरान जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। A से B तक चलने में कितना डिस्प्लेसमेंट चल गया बच्चों बताओ? O से लेकर के B तक का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? R2 होगा, और O से लेकर के A तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा R1 होगा। तो बताओ A से B तक में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उन्होंने? बिल्कुल सही, R2 में से इस R1 को हम माइनस कर देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? R2 माइनस R1 का हुआ, है ना। और टाइम कितना लगा उसे A से B तक आने में बच्चों? उसे A से B तक आने में टाइम लगा T2 माइनस T1 का। आप देख सकते हो B पर वो पहुंचा है D2 टाइम में, और A पर वो था T1 टाइम पे। समय कितना लगा उसको A से B तक जाने में? उसको लगा T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों वो A पर 1 बजे था, ठीक है, 1 बजे वो A पर था, अब B पर पहुंच गया वो 2 बजे। तो बताओ बच्चों उसको कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा ना। कैसे निकला? आपने फाइनल टाइम में से आपने स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम को माइनस कर दिया। तो बस वही मैंने यहाँ पर भी किया। उसको बोलते हैं बच्चों टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टाइम इंटरवल बोलते हैं, जिसमें वो बॉडी A से B पर गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो आपने R2 माइनस R1 लिखा है, ये एक्चुअली में है क्या? ये है आपका चेंज इन पोजीशन, है ना, या डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। ये क्या है बच्चों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है बच्चों? ये है टाइम इंटरवल, कितना टाइम उसे लगा इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने में, कितना समय लगा वो टाइम नीचे। तो यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन टाइम, टाइम कितना चेंज हुआ। तो बच्चों ये बताइए, इस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर, जहां डेल्टा क्या बताएगा? चेंज बताएगा, और आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो गया आपका? एक सिंगल लाइन में डेल्टा आर का मतलब हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम हो गया। आपको पता है बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बिगर वैल्यू है चेंज का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो अलग अलग टाइम के बीच में जो चेंज हुआ उसकी वैल्यू डेल्टा आर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में उसे चेंज हो रहा है? टाइम जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या सीख लिया? अगर कोई बॉडी
किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, उसकी अगर उसकी वेलोसिटी हर टाइम पे अलग अलग हो रही है बच्चों, बदल रही है, तो वहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्लास 9th में ऐसा हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन लिखते हो या चेंज इन टाइम लिख सकते हो आप, जिसको हम लोग डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से लिखते हैं। उसे पढ़ते क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब सोचो कि अगर ये जो चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर लिया जाए, अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लिया जाए, यानी कि हमारा जो चेंज इन टाइम है जो कि डेल्टा टी से लिखा जा रहा है बच्चों, अगर ये टेंड कर जाए जीरो की तरफ, जीरो की तरफ टेंड करे, जीरो ना हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि इन दो ए और पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है हमारा बच्चों, वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल हो। कम का मतलब है कि बहुत ही जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम हो, मतलब कहने का है कि जस्ट बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल का गैप हो, डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल हो, अगर डिफरेंस इनके बीच का बहुत ही स्मॉल हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो की तरफ मैं लिख सकता हूँ। डेल्टा टी हमारा जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जीरो के बहुत ही क्लोज है, जीरो नहीं है लेकिन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जीरो होगा तो T1 T2 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, T2 माइनस T1 आपका डेल्टा टी होता है। अगर ये जीरो हुआ तो T1 बराबर T2, यानी आप सेम टाइम की बात कर रहे हो, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है कि वहाँ वेलोसिटी हम निकाल सकें, लेकिन हमें टाइम इंटरवल लेना है तो हम इतना छोटा टाइम इंटरवल लेंगे जिससे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाए वेलोसिटी की या डिस्प्लेसमेंट की या फिर एक्सेलरेशन की। तो अगर बच्चों हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो डेल्टा आर है वो भी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में स्मॉल ही ना होगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करने पर जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो हमारा वी था, जो कि बराबर था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के, अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं तो बच्चों ये अभी तो ये था एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करने पर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है अब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी डी डी टी ऑफ आर कहलाएगी। और ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो टाइम इंटरवल होगा बहुत ही छोटा होता है, इस 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 बजे बॉडी यहाँ पर था, 1:01 में बॉडी यहाँ कहीं चला आया, मान लो, ठीक है, 1:01 पे, ठीक है, तो उस केस में आप कहोगे 1 मिनट के दौरान जो उसका वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस हो सकती है। फिर और छोटा इंटरवल आप ले लो, 1:01 पे उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो वो जो 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया टाइम के रेस्पेक्ट में, वो आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है हमें, डिफरेंशिएशन बेसिकली बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चेंज हो रहा है बच्चों, आर का चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज। देखो बॉडी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे इसे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मतलब कहने का क्या है, आप अगर यहां पर देखो तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ, इसको अगर आप करो तो ये आर इज अ वेरिएबल, लगातार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और टाइम भी लगातार चेंज हो रहा है, तो टाइम भी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। समझ में आ गया, तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल हुआ विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल।
इट टेल्स अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है उस वेरिएबल को हम ऊपर लिखते हैं, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उस वेरिएबल को हम नीचे लिख देते हैं। और पढ़ते क्या है बच्चों इसको? कई लोग इसको पढ़ते हैं dy/dx, लेकिन ये पढ़ने का तरीका गलत है। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? इसे पढ़ेंगे dx ऑफ y पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे dx ऑफ y पढ़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई कहे आपसे कि डिफरेंशिएशन ये है dt ऑफ r है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप लोग बताओ क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, वेरी गुड, क्या पढ़ेंगे? dt ऑफ r पढ़ देंगे। समझ गए? तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ r से क्या पढ़े? इसे बोलेंगे क्या बच्चों? इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t बोलेंगे इसे, है ना बच्चों? और पढ़ेंगे क्या इसे? इसे पढ़ेंगे dt ऑफ r पढ़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को डिफरेंशिएशन को सिंबल के फॉर्म में लिखना आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है किसके रेस्पेक्ट में और किसका नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में तभी हो सकता है जब ये वाला वेरिएबल दूसरे वाले पर डिपेंड करे। ठीक है, जब पहला वाला वेरिएबल दूसरे वाले वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तब और केवल तभी हम पहले वाले वेरिएबल को दूसरे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास y कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है x+2। इसका मतलब क्या हुआ? y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आपने बच्चों x बराबर 1 रखा तो y की क्या वैल्यू मिलेगी? 1 + 2 = 3 मिल जाएगी। x बराबर अगर आपने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 2 + 2 = 4 मिल जाएगी। इस तरह से एंड सो ऑन। यानी कि आपने क्या देखा कि y की वैल्यू बदल जा रही है x की वैल्यू को बदलने पर। इसका मतलब क्या हुआ? y इज द फंक्शन ऑफ x। जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे तो हम कहेंगे वो वाला वेरिएबल सेकंड वेरिएबल का फंक्शन है। मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x हो गया। आई थिंक इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि y x का फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। क्या इस इक्वेशन में x के अलावा कोई और भी वेरिएबल है? 2 एक कांस्टेंट है बेटा, वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब y केवल और केवल x पर डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा y न तो z पर डिपेंड कर रहा है, न तो p पे डिपेंड कर रहा है, न तो t पे, मतलब किसी और वेरिएबल पर y डिपेंड नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर हमको कोई कहे कि डिफरेंशिएट y को डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको कहना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? तो वो कहेगा x के रेस्पेक्ट में। अगर वो कहता है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ हो गया ये y विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन उसको नीचे लिखते हैं और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको ऊपर लिख देंगे। और पढ़ेंगे क्या बच्चों? इसको पढ़ेंगे dx ऑफ y पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पर y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x। बट आप सोचो बेटा, अगर उसने कहा कि नहीं आप डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू z, आप डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आप y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? क्या आप y को z के रेस्पेक्ट में तोड़ सकते हो? आंसर है नहीं सर, क्योंकि y z का फंक्शन है ही नहीं। y z पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो y को z के रेस्पेक्ट में नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यानी कि y उस वेरिएबल के लिए एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर y z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि y के इक्वेशन में कहीं भी z तो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब z की वैल्यू चेंज करोगे तब भी y के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब y तो कांस्टेंट हुआ ना z के लिए, भले ही y वेरिएबल है x के लिए, लेकिन z तो इसमें है नहीं। तो z को आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 कुछ भी रखो, क्या y की वैल्यू चेंज होगी? आंसर है नहीं। इसका मतलब y इज एक्ट एज अ कांस्टेंट, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए बच्चों? z के लिए। और जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो कितना आंसर देता है? हमको 0 देता है। यानी कि आपको एक फॉर्मूला निकल के यहां से आ गया डिफरेंशिएशन का, और वो क्या है बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन याद रखना बच्चों, ये कांस्टेंट कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। समझ गए? नंबर तो समझ में आता है सर कि नंबर अगर c की जगह 2 है, 3 है, 4, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल कैसे कांस्टेंट होगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल x, मान लो y है, इस x के रेस्पेक्ट में, या मान लो कोई वेरिएबल y तो मैं ले चुका हूं, कोई वेरिएबल मान लो p है, अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहा है x के रेस्पेक्ट में और p इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, अगर p x का फंक्शन नहीं है बच्चों, तो दैट p एक्ट एज अ कांस्टेंट। भले ही p बराबर आपका z+2 क्यों ना हो, लेकिन p अगर x का फंक्शन नहीं है बच्चों, तो p x के रेस्पेक्ट में जो p का डिफरेंशिएशन होगा, x के रेस्पेक्ट में बच्चों जो p का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? वो होगा ddx ऑफ p। क्योंकि p इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो p होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि p x पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि p x के लिए कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है जो दिए गए टर्म पे डिपेंड ना कर रहा हो, और इस वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को यहाँ तक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दूं मैं, डिफरेंशिएशन हमें बताता है रेट ऑफ चेंज के बारे में। किसके रेट ऑफ चेंज के बारे में? रेट ऑफ चेंज ऑफ y बताता है कि y में किस रेट से चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? x के रेस्पेक्ट में बताता है। सेकेंड थिंग, जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो हमें बताता है कि कितना अमाउंट में चेंज हुआ है y में विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर किसी y फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में बच्चों, तो हमें ये बताता है कि y कितना चेंज हुआ है x के रेस्पेक्ट में। वो बताएगा हमें कौन? डिफरेंशिएशन बताएगा y का। ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, किसी भी फंक्शन को हम, किसी भी वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट तब और केवल तभी कर सकते हैं जब वो वेरिएबल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। यानी कि अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y को डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में हम तभी कर पाएंगे जब y x पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज आ गया होगा। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले को स्टडीज करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पहले डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले को लिख लेते हैं जिनको हम लोगों को दिमाग में याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जिनमें पहला हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हो सकता है जो कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट c, जहां c क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला पहला आप लोग याद रखिएगा, बहुत जगह इसको यूज करते हैं हम लोग, लगभग हर एक क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बराबर होता है n x के पावर n माइनस 1। मतलब क्या होगा? x के पावर n का मतलब हुआ, मान लीजिए कि x स्क्वायर है। अब क्या कहा जा रहा है? इसको डिफरेंशिएट करिए, तो क्या करेंगे आप? ddx ऑफ x स्क्वायर लिख देंगे, कंपेयर कराएंगे इसको इससे, तो आप देख सकते हो कि n की जगह यहाँ पे पावर कितना है बच्चों? 2 है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होता है पावर आगे आ जाता है और x में से एक पावर कम हो जाता है। यानी कि क्या होगा? पावर यहाँ पर 2 है, पावर आगे आ जाएगा। देखिए पावर आगे आ गया और x के पावर में से क्या हो जाएगा बच्चों? एक कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 में से एक कम, तो कितना आएगा बच्चों? आपका 2x के पावर 1 आ जाएगा। तो पावर 1 को तो हम लिखते हैं नहीं, कोई फायदा नहीं लिखने का, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2x आ गया। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। मान लीजिए कि आपका x की पावर 3/2 है और कहा जा रहा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। कहा जा रहा है डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ? इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब बताओ बच्चों क्या होगा? जरा इसको कंपेयर कराओ आप इससे। जब बच्चों उसको कंपेयर कराओगे इससे, तो आप देखोगे x के पावर n में n की जगह वहां पे क्या है? 3/2 है।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। देखो पावर आगे आ गया इसका और एक पावर माइनस कर दिया 1, ठीक है। तो 3/2 को आप आगे कर दोगे और इसमें से एक पावर क्या करोगे बच्चों, कम कर दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 x टू द पावर 3/2, एलसीएम ले लोगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो -2, 3 - 2 बराबर कितना है बच्चों, 1 आ गया। तो क्या आया, 3/2 x टू द पावर 1/2 आ गया। आई होप आप लोगों को इस फॉर्मूले को यूज करना आ गया होगा। चलो अब इन दोनों को यूज करना सीखते हैं। पहले मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है y = x² + 3x + 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे सर इसको, आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना है y को, जिसके रेस्पेक्ट में करना हो उसको नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम y की वैल्यू यहां से ला करके यहां पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ddx। आप लोग मेरे साथ बोलते रहो, ddx किसका, y का। y की वैल्यू क्या है, रख दो यहां बच्चों। तो x² + 3x + 2 हो गया। क्या हुआ बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको, ddx ऑफ x² + 3x + 2 हो गया। अब देखो बच्चों ये ब्रैकेट है, अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जो इस टाइप का हो, a + b टाइप का हो ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पर लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये लॉ से घबराओ मत आप लोग, ये कोई लॉ नहीं है, मतलब लॉ है लेकिन बहुत कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या होगा, जैसे आप लोग आज तक छोटे क्लासेस में करते आए हो कि ब्रैकेट तोड़ते हो और बाहर की चीज़ का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों में, वही यहाँ भी करो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ब्रेक करते ही ddx a के साथ भी होगा और b के साथ भी, दोनों के साथ होगा, बीच में प्लस लगा रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ddx ऑफ a हो जाएगा प्लस ddx ऑफ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज हम लोग वहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और ddx को अंदर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा ddx ऑफ x² हो गया, प्लस लगा दिया, अभी से प्लस है तो फिर ये इसके साथ भी होगा, ddx ऑफ 3x हो जाएगा बच्चों, प्लस बीच में फिर प्लस लगा दिया, फिर ये इसके साथ भी होगा क्योंकि 3 लोग हैं ना यहाँ पर, वहां पर 2 लोग थे, तो ddx ऑफ 2 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बारी बारी से तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको जरा कंपेयर कीजिए अपने फॉर्मूले से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी n की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 होगी। पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो पावर आगे आ गया और एक पावर कम हो गया, यानी कि जब पावर 2 में से एक कम होगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। प्लस बच्चों बताओ यहाँ पर x की पावर कितना है, कितना है, 1 है, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या होगा बच्चों, पावर 3 को कांस्टेंट है बच्चों। अब देखो 3 वेरिएबल है यहाँ, सॉरी कांस्टेंट है और 3 का यहाँ पर x में इनटू है। तो पहला काम क्या करेंगे, इस 3 को इनटू में है ना, तो इस 3 को बाहर निकाल देंगे। अब कहोगे सर अभी तो आप बताए हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, लेकिन तब जब वो अकेले हो बेटा, अभी ये अकेले नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, यानी x का ये कोफिशिएंट है, ये 3 नहीं है, 3x है। 3x एक वेरिएबल वैल्यू क्वांटिटी होती है, अगर आप x की वैल्यू को बदलोगे तो 3x की वैल्यू बदलेगी, यानी ये कांस्टेंट नहीं एक वेरिएबल है, तो इसको आप 0 नहीं कर पाओगे। क्या करोगे कि आप फिर पहले इस कोफिशिएंट जो 3 का है, इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, बिकॉज इसको तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको बाहर निकाल दो बिकॉज इनटू में है वो, ठीक है बच्चों। तो इनटू में इसको बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ddx ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या ये 2 एक कांस्टेंट नंबर है, क्या ये 2 अकेले है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंस 0 होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। अब बताइए क्या होगा, ये तो हो गया 2x। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट हम लोग, तो क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये ddx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2x एज इट इज रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 रहेगा। अब बताइए यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो पावर आगे आ गया तो 3 इंटू पावर कितना है, यहाँ पर 1 है बच्चों, आगे आ गया और एक पावर 1 से कम क्या होगा, 1 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो x की पावर कितना हो गया, 0 हो गया, और ये 0 था उसको मैंने हटा दिया। अब बताइए बच्चों, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना देता है,
1 देता है, यानी a के पावर 0 बराबर 1 है, तो x की पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट 2x प्लस 3। दिस इज आवर आंसर। आई होप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि कैसे हम लोग किसी भी गिवन वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन?